चलो मुन्ना ध्यान दे बेटा, लिख तो जरा। सीएम इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छे बताओ। सभी ने नालायक लोगों ने ग्रुप 1 के अंदर में पढ़ा हुआ है, तो नौटंकी किसी ने करना मत। बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी से बताओ बताओ। मैंने भी बीच में कही तो ग्रुप 2 के लेक्चर्स के अंदर में आपको एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया था? दिया था ना, बोलो एनीबॉडी। सो लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, है ना, लिखो फटाफट से लिखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द, जल्दी जल्दी से, आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by the expert, देखो issued by the expert, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अकाउंटिंग बॉडी कॉमा गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी जो भी रहेगी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी नीचे लिख दो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो CMA वाला बच्चा मेरी तरफ गुस्से से देखेगा। ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। मुझे CEO और CMA इंस्टीट्यूट के लफड़े झगड़े में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास तीनों इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। तो तीनों इंस्टीट्यूट भाई भाई, आप मेंबर बनने के बाद जो करना है करो। डन। सो इशूड बाय द, कोई तो एक CA इंस्टीट्यूट है ना, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो वो क्या करती है, उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। नो अच्छी इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, बराबर है। सो इंडिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट, अच्छे से ध्यान देना। सो ये एक ICAI इंस्टीट्यूट है, उसका एक बोर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो दिन रात इधर उधर देखते रहता है। क्या देखते रहता है कि ऐसे कोई आइटम है क्या जिसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज करना है। मतलब वहाँ पे हर कोई अपने अपने मन के घोड़े दौड़ा रहा है, वहाँ पे हर कोई अपने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे रहा है। उस आइटम के लिए कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर या कोई पॉलिसी या कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसा देखते देखते उसको सबसे पहले क्या दिखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये दिखा कि भारत के अंदर में तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बस वो फिगर मैच करना है बोल के बना के दे देते हैं, कोई एक्सप्लेन ही नहीं करते कौन सी फिगर किस चीज़ की है, कौन सी फिगर से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर है। ये उसे सबसे पहले पता चला। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज करने का सोचा। सबसे पहले उसको क्या दिखा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है, तो उसने सोचा कि डिस्क्लोजर रिलेटेड मुझे कुछ तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। फिर उसके बाद और वो आगे गया, देख रहा है, फिर उसको दिखा कि भारत के अंदर में लोगों के पास माल बहुत पड़ा रहता है, गोडाउन में, दुकानों में, यस और नो, माल बहुत पड़ा है, लेकिन हर कोई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रॉफिट को उस माल की मदद से प्लस माइनस कर रहा है। सर ये क्या बात कर दी आपने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रॉफिट को माल की मदद से कैसे प्लस माइनस करते, क्योंकि बाकी इनकम एक्सपेंसेस में छेड़खानी नहीं कर सकते, वो तो बिल के हिसाब से रहेगा। तो अब इंसान को इस साल प्रॉफिट कम दिखाना है, तो वो जो उसके पास माल पड़ा है ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक, उस स्टॉक की वैल्यू क्या करता है, जानबूझ के कम दिखाता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो आपका क्रेडिट साइड कम, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया क्या।
और जिस समय उसको बैंक से लोन लेना रहता है तब वो अपने बुक्स का प्रॉफिट ज़्यादा दिखाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देता है। तो जैसे ही ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को पता चली, तो उन्होंने सोचा कि भैया अब तो ये माल रिलेटेड भी कुछ तो करना पड़ेगा, स्टॉक रिलेटेड भी कुछ तो आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होगी। फिर बाद में और वो ढूंढते गया, तब उसको पता चला कि काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी ऐसी कॉरपोरेट एंटिटीज़ है जो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना करके शेयर होल्डर्स के ऊपर लाद देती है। ये लो इनकम स्टेटमेंट, ये लो बैलेंस शीट। अब शेयर होल्डर बेचारा इनकम स्टेटमेंट देखता है और बोलता है ओ वाह, सेल 5,000 करोड़ का, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। और बाद में पता चला वो सेल के अंदर में 80% सेल उधारी में बेचा हुआ माल है, वो भी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को, जो पैसा आने के चांसेस बहुत कम है। तो बेचारा शेयर होल्डर तो फंस गया ना। शेयर होल्डर ने सेल देखा 5,000 करोड़ का, लेकिन उस सेल में से कितनी कैश जनरेट किया है कंपनी ने वो तो पता ही नहीं है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को लगा कि रिलेटेड टू कैश फ्लो कुछ तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देना है, क्योंकि ये लोग बदमाशी करते हैं। क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग है, हाँ मार एंट्री मारने में किसके बाप का क्या जाता है, पैसा नहीं आया, सेल की एंट्री मार दिया 200 करोड़ की, बिल भी बना दिया, एग्जम्प्टेड था, जीएसटी था नहीं उस आइटम पे, तो फिर एंट्री मारने में क्या जा रहा है। होते हैं ना कभी कभी एग्जम्प्टेड आइटम जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, तो एंट्री तो मार दिया 200 करोड़ की, और पैसा आया क्या, नहीं। एंट्री की वजह से प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया एकदम, लेकिन बताओ पैसा नहीं आया तो वो एंट्री कैश फ्लो में दिखेगी क्या। तो शेयर होल्डर्स को असली सिचुएशन कैश फ्लो से पता चलेगी, ना कि इनकम स्टेटमेंट से। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या दिया, कैश फ्लो रिलेटेड गाइडलाइंस देना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसे आइटम्स और आए, जैसे ध्यान देना मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना। मान लो आज साल खत्म हो गया, आज 31 मार्च 2023 है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने वाले 1 जुलाई को। 31 मार्च 2023 को साल खत्म हो गया, 1 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट साइन करके 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करने वाले, समझ लो आपको समझाने के लिए। लेकिन 31 मार्च और 1 जुलाई के बीच में ही बड़ा भूकंप आ गया और कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ द असेट जमीन के नीचे घुस गई। अब बताओ 31 मार्च तो खत्म हो गया, बैलेंस शीट बन गई, बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कब करने वाले थे, 1 जुलाई को, बैलेंस शीट बन गई 31 मार्च को, बीच में भूकंप आ गया, मेजॉरिटी ऑफ द असेट जमीन के नीचे घुस गई। यस और नो, बरोबर है। क्या ये ऐसा इवेंट हो गया क्या जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया? क्या ये ऐसा इवेंट है क्या जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया? यस और नो। अब बताओ, क्या वो जो बैलेंस शीट ऑलरेडी बन गई 31 मार्च की, उसके अंदर चेंज करना चाहिए कि वैसे ही रखना चाहिए? अब आप कॉमन सेंस वाला आदमी बोलेगा सर टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाके 31 मार्च में चेंज थोड़ी कर सकते। अरे भैया कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अभी तक साइन किया है, एडजस्टमेंट तो कर ही सकते ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीछे जाकर के चेंज करो। 31 मार्च की जो बैलेंस शीट बन गई है, अब आपको मालूम है कि 15 अप्रैल को भूकंप आ गया, अब ये कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खतरे में है, तुम ये बनी बनाई बैलेंस शीट कौन से शेयर होल्डर्स को दिखा के बेवकूफ बनाओगे उसको? वो शेयर होल्डर बेचारा 31 मार्च की बैलेंस शीट देख करके डिसीजन लेगा, उसको क्या मालूम कि बैलेंस शीट के 15 दिन बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन करने के पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन करने के पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट साइन करने के पहले में इनका ऐसा कांड हो गया, इनका गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। अब बताओ उस कंपनी की बैलेंस शीट वो किसी शेयर होल्डर्स को दिखाने लायक बची क्या? वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची बैलेंस शीट। अब एक काम करो, अब वो बैलेंस शीट को एडजस्ट करो। ये कुछ ऐसे कॉन्टिंजेंसीज और इवेंट्स होते हैं जो होते कब है, ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो ऐसे इवेंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सोचा कि भैया इसके लिए भी गाइडलाइंस जरूरी है। तो ये हो गया आपके कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंपनी 31 मार्च को बैलेंस शीट बना दी, बाद में कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया और वो बैलेंस शीट लोगों को तो वो बैलेंस शीट दिखाई गई ना 31 मार्च की, क्योंकि भूकंप कब आया 15 अप्रैल को, और लोग कौन सी बैलेंस शीट देख के डिसीजन ले रहे अपने जीवन का 31 मार्च की। गलत है ये तो।
चलो डिस्क्लोजर दो, उस बैलेंस शीट के अंदर में डिस्क्लोजर दो, फुट नोट्स में डिस्क्लोजर दो कि भैया बैलेंस शीट जो दिख रही है इस चक्कर में मत पड़ना, 15 दिन बाद भूकंप आ गया है, ऐसा ऐसा इवेंट हो गया है। तब वो बेचारा जो शेयर होल्डर था उसका हार्ड अर्न मनी उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा क्या? यस और नो? कोई बैंक उस कंपनी को लोन देगी क्या? 31 मार्च की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन 15 अप्रैल को लफड़ा हो गया ना, सो बैंक उस कंपनी को लोन नहीं देगी। गलत नहीं कर सकते आप ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट, फिर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईसीएआई का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है एएसबी, और देख रहा है भारत में ऐसे कौन कौन से एरियाज है अकाउंटिंग आइटम्स और फिनेंशियल आइटम्स से रिलेटेड कि जहां पे कंपनी वाले या बिजनेसमैन लोगों को या इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर जहां पे कोई प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है, तो वहां पे ये क्या करते हैं, एक प्रॉपर पॉलिसी स्ट्रीमलाइन एक पेपर पे छाप के दे देते हैं, और उसी छापे हुए पेपर को आप लोग क्या बोलते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद और आगे गया, फिर उसको दिखा कि काफ़ी बार है कि नहीं, क्या करते मालूम है, पिछले पीरियड में कुछ आइटम दिखाने चाहिए थे इनकम एक्सपेंस के, लेकिन पिछले पीरियड में नहीं दिखाया, और कब दिखा रहे, इस पीरियड में। लास्ट पीरियड के अंदर में कोई इनकम दिखाना चाहिए था सेल्स की, लेकिन लास्ट पीरियड में उसने इनकम ही नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है जीएसटी अगले महीने के 20 तारीख तक भरना पड़ता है, अगले महीने की 20 तारीख तक जीएसटी भरना पड़ता है। मार्च मंथ के अंदर में कोई तो इनकम दिखाना चाहिए था, अब उसने मार्च मंथ में इनकम ही नहीं दिखाई, क्योंकि उसको मालूम है मार्च में इनकम दिखा दिया तो 20 अप्रैल को झक मार के जीएसटी पे करना पड़ेगा। मार्च मंथ में इनकम दिखा दिया तो इस साल का इनकम टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा, तो उसने मार्च मंथ में कोई इनकम दिखाया नहीं, और वो इनकम कब दिखा रहा है, अप्रैल में, तो उसका जीएसटी कब पे करना है, मई मंथ में, और उसके ऊपर इनकम टैक्स कब देना है, अब अगले साल में। बरोबर है कि नहीं? तो मतलब उसने क्या किया, पिछले पीरियड की कोई इनकम या पिछले पीरियड का कोई एक्सपेंस इस पीरियड में दिखाया, मतलब इस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस की मदर सिस्टर कर दी। क्यों? कौन सा आइटम की वजह से, प्रायर पीरियड आइटम की वजह से। तो लिखो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम। बरोबर है क्या? बाय द वे ये सब क्या है, रिटर्न पॉलिसीज है। इन्हीं सब रिटर्न पॉलिसीज को आप लोग क्या बोलते हो प्यार से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैं साथ साथ आगे के भी बता रहा हूं, पहले इनके नाम लिखवा देता हूं। पहला वाला स्टैंडर्ड ये AS1 है, इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये क्यों पैदा हुआ, स्टोरी समझ में है इसके पीछे की। ये दूसरा वाला स्टैंडर्ड है, स्टॉक यानी क्या है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चौथा है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये पांचवा है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम। बरोबर है। उसके बाद ये छठा है, छठा स्टैंडर्ड तो बेचारा मर गया, चला गया, खत्म हो गया, मर्ज हो गया, किसके साथ, मर्ज्ड विथ AS10, विड्रॉन। क्या नाम था इसका बाय द वे, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। AS10 के साथ मर्ज हो गया, जाके विड्रॉ हो गया, विड्रॉ हो गया। AS10 का नाम क्या है, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद AS7, ये जो बिल्डर लोग होते हैं ना, सबसे बड़ी तकलीफ बिल्डर लोगों की है। बिल्डर ने एक बार कोई ब्रिज या रोड या कोई बिल्डिंग या कोई सोसाइटी या कुछ भी बनाने का काम हाथ में लिया तो काम जनरली 3-4 साल चलता है। अब मुझे बात बताओ, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 4 साल का, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके ऊपर बिल्डर को कितना मिल रहा है, 300 करोड़ का प्रॉफिट है। सरकार बोलेगी पूरा 300 करोड़ इसी साल टैक्स भर दे, 300 करोड़ पे, 300 करोड़ पे इसी साल टैक्स भर दे। बिल्डर बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो 4 साल खत्म होने के बाद भरूंगा। सरकार बोलेगी नहीं, तो ना 4 साल बाद भरा टैक्स तो बिल्डर को फायदा, आज के आज टैक्स भर दिया तो सरकार को फायदा। दोनों भी चीज गलत है। आज के आज टैक्स क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि ये काम कितने साल चलेगा, रेवेन्यू मैचिंग 4 साल तक, और पूरा 4 साल के बाद भी नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो पिछले 4 साल की कमाई है, आप 4 साल बाद भर रहे हो, मतलब सरकार का पैसा आपने यूज किया। तो कोई तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली इनकम को हमें क्या करना है, बाइफरकेट करना है। और वो प्रोपोर्शन कहाँ पे दिया है मालूम है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड बोलते हैं उसको, वो दिया है AS7
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये हम लोगों को इसमें से एक भी नहीं पढ़ना है ग्रुप 2 में, बस आप लोगों की थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूँ। ग्रुप 2 में तो तुच्छ से एकदम 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 5 दिन का काम, 7 स्टैंडर्ड, 5 डेज, खेल खत्म डिटेल में। और अगर फटाफट से करना है तो 2 घंटे में 5 स्टैंडर्ड खत्म होते हैं। बट हम लोग कैसे जाएंगे, सल्लू, सलमान खान की तरह, होले होले। ठीक है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS8 भी मर गया बेचारा, विड्रॉन। इसका नाम क्या था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, निकाल दिया ना उसको। अच्छा सर निकाल के गया कहाँ, लेकिन ये AS26 में चला गया। AS26 का नाम क्या है, इंटेंजिबल असेट मर्ज्ड विथ AS26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट, बराबर। उसके बाद AS10 9 जब भी आपसे कोई आपका रेवेन्यू पूछता है तो आप लोग आगे क्या बोलेंगे उसको, 9। आप आपके पापा को पूछो, पापा आप कितना कमाते हैं महीने के, पापा क्या बोलेंगे, 9 मतलब पूरा सुनो, 9 बोल रहे वो, रेवेन्यू रिकग्निशन। आप आपके इनकम स्टेटमेंट में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बराबर है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, इस पीरियड में इस पीरियड का, अगले पीरियड में अगले पीरियड का। अच्छा बाय द वे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा, मान लो मेरा माल बेचने का काम है, बचपन में पढ़ा है सभी ने, 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा या फिर एकदम CMA फाउंडेशन में पढ़ा होगा। माल का मैंने माल बेच दिया, ये मैडम को, मेरा ये बोतल बेचने का काम है, ये बोतल मैं इनको बेच रहा हूँ, मैडम ये बोतल ले लो। मैडम बोली पैसे अभी नहीं दूंगी, बोतल ख़त्म होने के बाद दोगी। मतलब ठीक है 5,000 रुपये तब दे देना। अब मैंने इनको बेच दिया, आज साल का आखिरी दिन था, बोतल बेच दिया 5,000 में। बताओ ये 5,000 का सेल में इस साल दिखाऊंगा या अगले साल में, इसी साल। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, माल बेच दिया तो क्या हुआ, पैसा नहीं आया, बरोबर है क्या। अच्छा एक और चीज़, अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। आप CMA बन गए सब लोग, CMA बनने के बाद आप ऑडिट की सर्विसेज दोगे। आपने कोई तो एक ऑडिट हाथ में लिया है, बरोबर है, आप ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हो और आपने उससे पेमेंट कैसे लेना है कुछ डिसाइड नहीं किया है। 6-8 महीने का काम है पूरा, इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट एक दिन थोड़ी खत्म होता है, लंबे पीरियड तक चलते रहता है ना। 6-8 महीने का काम है, बीच में साल खत्म हो गया। बताओ अब आपने 6 महीने का काम हाथ में लिया, कब हाथ में लिया था, 1 जनवरी को। जैन फेब मार्च 3 महीने हो गए, आपका ईयर खत्म हो गया। उसके बाद और वो काम कब तक चलेगा, अप्रैल मई जून। अब बताओ 31 मार्च को आप पूरे 6 महीने का दिखा दोगे कि 3 महीने का दिखाओगे कि 4 महीने का दिखाओगे, कि परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन, ना 3 ना 4 ना 6। आपको अगर पूरे 6 महीने के पैसे मिल गए होंगे ना तो आप पूरा 6 महीने का दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसा गंदा स्टैंडर्ड है। पैसे अगर मिल गए ना तो पूरा दिखा दो 6 महीने का एक साथ। पैसे अगर नहीं मिले तो कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ, परसेंटेज कंप्लीशन पे दिखाओ, बरोबर है क्या। और जनरली हाँ रियल लाइफ के अंदर में जो आप बोले वही करते हैं। 3 महीने हो गए, 3 महीने का दिखा देता, कोई दिमाग को तान देता नहीं है। ये स्टैंडर्ड ने आपके हाथ में इतनी छूट रखी है कि आप डिसाइड करो कितना परसेंट खत्म हुआ। तो इंसान कैसे डिसाइड करेगा, 6, 3, आधा, 50% खत्म, इतना कोई दिमाग लगाएगा क्या, नो। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 का नाम क्या है, PPE, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चल भैया अब आजा। ये थे भूले बिसरे गीत, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। एक एक दो दो प्यारे प्यारे से वाक्य में ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी है। अब आ जाओ अभी की खेल कहानी ग्रुप 2 में। सर मतलब ग्रुप 1 में एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, नहीं है। ग्रुप 2 के अंदर में यहाँ से है, बट सर ये देखना ज़रूरी, अरे बाबा आप लोगों की रूबरू तो हो जानी चाहिए ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, है क्या, कहाँ से आए, क्यों आए, कौन कौन से है। डायरेक्टली में आपको बोलता है AS11 है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, 13 इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट 11 से शुरू कर दिया। 10 मिनट ही आपके गए ना, नुकसान थोड़ी हुआ। 10-15 मिनट में आपको समझ में आया, ग्रुप 1 की कुछ यादें ताज़ा हो गई, अच्छा ये स्टैंडर्ड ऐसा था ऐसा था ऐसा था। ओके अब यहाँ से आपका ग्रुप 2 का स्टार्ट होता है AS11।
AS12, ये दो स्टैंडर्ड सबसे पहले हम लोग आने वाले 2 से 3 दिन में डिस्कस करेंगे रिगरसली, है ना। वैसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिटेल में रहते हैं, बट CMA इंटर लेवल पे आपको काफ़ी ऊपर ऊपर से दिया है। कभी आपका कोई दोस्त यार या रिश्तेदार अगर कोई CA कोर्स कर रहा होगा तो एक्चुअल में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को नहीं भी रहते तो भी चल जाते। आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देने चाहिए थे, वो है भी मेरे ख्याल से, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कॉस्टिंग में है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एज सच आपके लिए कोई रोल नहीं है, डोंट वरी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट फिर भी आप लोगों को दिया है तो अच्छी बात है ना। हमारे लिए रोजी रोटी बढ़ गई थोड़ी सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिए तो, नहीं दिए रहते तो क्या करते हम लोग, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को जो दिए हम लोग एकदम प्यार से शिद्दत से देखेंगे। सबसे पहले वाला स्टैंडर्ड आपके काम का है बेटा, एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस के साथ कैसे डील करना, बराबर है। अब अच्छे से ध्यान दो। AS11 एक्सचेंज डिफरेंस यानी क्या, पहले ये समझ लो। मैंने फॉरेन कंट्री से एक लोन लिया, अभी बुक सब बंद कर दो, बस प्रोविजन सुनो बाबा का। अब लिखवाऊंगा नहीं मैं आपसे कुछ भी, अब मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, है ना। अब बुक बंद कर दो, बंद करके साइड में रख दो और अच्छे से सिर्फ समझो क्या चीज़ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। फिर इसके ऊपर हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल करेंगे। 2 दिन का पूरा समय दिया मैंने 2 स्टैंडर्ड को, है ना। सर कौन से 2 दिन, आज का भी है क्या? नो, आज का नहीं, कल और परसों का, आज का दिन ये स्टैंडर्ड के लिए दिया ही नहीं है। सो अच्छे से ध्यान देना। AS11 अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, कैसे ट्रीटमेंट करना है। बट पहले फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस तो समझो। मैंने ये एक बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी लंदन से, और इसके लिए मैंने 1000 लाख का लोन लिया था। अब ये लोन इंडियन करेंसी में लिया, पैसा मुझे सामने वाले को फॉरेन करेंसी में देना है, बरोबर है। जिस दिन मैंने लोन लिया और मैंने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और उसको दे दिया, तब रेट था 50 का। बताओ तो ज़रा, 1000 लाख इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय 50, यानी कितने दिए होंगे उसको? 20 लाख डॉलर। 20 दिया होगा ना, अरे 1000 डिवाइड बाय 50, 1000 लाख का लोन है, $50 का रेट है, तो हमारे लिए 1000, यानी वो डॉलर वाले के लिए कितना हो गया? 20। तो मैंने उसको दे दिए 20 लाख डॉलर। 1000 लाख का लोन था, 20 लाख डॉलर दे दिए। असेट लेके आ गया, असेट लेकर के आगे इंस्टॉल कर दिया, साल खत्म हो गया, अब वो असेट अभी भी मेरे पास है, बराबर है। प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। अब जब मैंने लोन लिया था और कन्वर्ट करवाया था, प्लीज़ ध्यान देना, जिस दिन कन्वर्ट करवाया उस दिन रेट था 50 का। मुझे कितने लाख डॉलर देने पड़े? 20 लाख डॉलर। ये रेट था, रेट 50 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। लेकिन जिस दिन मैंने मशीन परचेज किया था, तब रेट कितना था आपको समझाने के लिए? ₹45 इज इक्वल टू $1। सो रीपेमेंट के समय रेट बढ़ गया। मशीन जब खरीदा था तब मेरा वो क्रेडिटर कितने का दिख रहा था? 45, और जब मैंने रीपे किया तब वो क्रेडिटर्स को कितना दिया? 50। क्रेडिटर को तो उतना ही डॉलर मिला जितना मिलना चाहिए था, समझ रहे हो क्या? क्रेडिटर को उतने ही डॉलर मिले जितने मिलने चाहिए थे। मैंने एक मशीन खरीदी, आपको सिंपल समझाने के लिए, $1 में मैंने खरीदा। जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन कितना बोला मैंने उसको क्रेडिटर को? हाँ, चिंग चोंग चुंग कुछ तो भी नाम था उसका। उसने बोला $1 की चीज़ है। मैंने ओके डन, दे दिया। और इधर से लोन लेकर के मैंने पैसे दे दिए। जब मैंने लोन लिया और जब मैंने उसको पैसे वापस दिए, तब $1 देने के लिए मुझे कितने रुपए लग गए? 50। जिस दिन मशीन खरीदा था उस दिन कितने का रेट था? 45। मैं मस्त सपना देख रहा था, ओ वाह, $1 का ले लिया, उधारी है, 45 रुपीज़ मुझे इसको देना है। और मुझे 45 रुपीज़ के फॉर्म में देना है क्या? नो, मुझे डॉलर के फॉर्म में देना है। तो उस 45 रुपीज़ को मैं मार्केट में जाऊंगा, ये ले भैया 45 रुपये, $1 दे। और जब मैंने सामने वाले को 45 दिए तो उसने बोला भाई यहाँ से, अब $1 45 का नहीं है, $1 50 का है। और मुझे तो इस फॉरेनर को कितना देना है? $1। फॉरेनर को किससे मतलब है? $1 से। अब वो $1 50 का मिलो, 500 का मिलो कि फोकट में मिलो, जिससे मशीन खरीदा उसको क्या चाहिए? $1। अब वो $1 50 का मिलो, 45 का मिलो, 60 का मिलो कि 10 रुपए का मिलो, उसको कितना देना है? $1। जिस दिन मशीन खरीदा उस दिन डॉलर का रेट था 45, तो मेरे बुक में क्रेडिटर इंडियन करेंसी में दिख रहा था 45 का।
और जब मैंने उस क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए मेरे जेब से पैसे निकाल के क्रेडिटर के पास पैसे लेके गया तो उसने भगा दिया, बोला मुझे रुपीस नहीं चाहिए, डॉलर चाहिए। मतलब कितने डॉलर? वो बोला $1। मैं मार्केट में $1 खरीदने गया, मैंने बोला भैया $1 दे दो, क्रेडिटर को पेमेंट करना है। तो $1 मुझे कितने में मिला? 50 का। मैंने बोला अरे यार नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 5 का। इस नुकसान का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये एएस बताता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेक्स डिफरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेक्स डिफरेंस। तो अब ये नुकसान मैंने कौन से एग्जाम्पल में लिया? असेट में। ये असेट कौन सी थी? मशीनरी। ये कौन सा आइटम था? नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है रे? मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं? मॉनिटरी आइटम ऐसे आइटम जिसको मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो, मॉनिटरी है। मत बोलना मैं एक सर पे इससे मारूंगा देखे, आप लोग इंटर में हो। ऐसे आइटम जिससे मुझे एग्जैक्ट कितना अमाउंट आने वाला है, या ऐसे आइटम जिसके लिए मुझे एग्जैक्ट कितना अमाउंट देना है, ये दोनों भी चीजें पता है, बराबर है? या तो आना है या तो देना है। उन आइटम को बोलूंगा मॉनिटरी। एग्जाम्पल डेटर, मैंने इसको माल बेचा 10,000 का, मुझे इससे कितने आने वाले हैं? 10,000, न ज्यादा न कम, खेल खत्म। यू आर मॉनिटरी आइटम, बरोबर है? अब मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है, स्टॉक ये स्टॉक बेच के मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन ये स्टॉक बेच के कितना पैसा आने वाला है बोल सकते हैं क्या? नो नहीं सर, ये स्टॉक के ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है 500 रुपए का, तो 500 आएंगे। मैं एक काम करता 5 लाख का स्टिकर लगाता हूं, आएंगे क्या 5 लाख? स्टॉक से एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा कोई बोल सकता है क्या? नो। इसीलिए स्टॉक ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। मेरे पास ये मशीन है, आकाश सर ने अगर सोचा है मशीन मुझे बेचना है, ये मशीन बेच के एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा भगवान के अलावा कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है। अरे बाबा ये कंप्यूटर मुझे अगर मार्केट में आज बेचने जाऊं तो एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा कोई बोल सकता है क्या? नो। लेकिन डेटर से एग्जैक्ट कितना आएगा अमाउंट कैलकुलेट करने लायक है, वो अलग बात है, बाद में देगी नहीं देगी डूब जाएगा वो बात की बात है। एग्जैक्ट मैं आज ही बोल सकता हूं ना, डेटर से कितना आएगा? 10,000। मशीन बेच के एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा नहीं मालूम। तो ये मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, नॉन मॉनिटरी आइटम। मॉनिटरी मतलब ऐसा मत समझना बचपन में जो पढ़ा था, जो आइटम को पैसे या पैसे में मेजर, वो मनी मेजरमेंट वो अलग चीज है। तो ये नॉन मॉनिटरी है, डेटर मॉनिटरी है, स्टॉक नॉन मॉनिटरी है। चलो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बताओ मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। आपको एग्जैक्ट मालूम है उससे कितने पैसे आने वाले हैं, बोलो। बिल पेएबल अगेन मॉनिटरी, आपको एग्जैक्ट पता है कितना पैसा देना है। बैंक लोन मॉनिटरी, एग्जैक्ट पता है कितना पैसा देना है, मॉनिटरी। आपके पास में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पड़ा है, आपने खरीदा था 10 करोड़ में 10 साल पहले, बताओ ये मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी है? नॉन मॉनिटरी, क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बेच के कितना पैसा आएगा कोई बोल सकता है क्या? नो। नॉन मॉनिटरी, यस और नो। फॉरेन करेंसी लोन, लोन कोई भी रहो मॉनिटरी रहेगा, आपको एग्जैक्ट पता है कितना देना है, आप अभी भी निकाल सकते हो। हाँ वो अलग बात है फॉरेक्स डिफरेंस आएगा, पर एग्जैक्ट निकाल तो सकते ना आज। तो वही तो डिफरेंस समझना है कि डिफरेंस कहां जाएगा। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड के अंदर में नॉन मॉनिटरी आइटम का फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस और मॉनिटरी आइटम से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, दोनों भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस निकालना है, उसकी ट्रीटमेंट समझना है, पीएनएल में जाएगी कि किधर जाएगी, कहाँ कैसे जाएगी, बस वो उसके लिए स्टैंडर्ड है AS11। और AS12 का सिर्फ बता देता हूँ। AS12 क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। सर गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? सरकार से आपको मदद मिल रही है ना? कैसी मदद? मनी और मनीज वर्थ में। तो उस मदद के लिए हम लोगों को क्या करना है, हमारे बुक्स में अकाउंटिंग करना है। सरकार से मदद कभी कभी पैसों में मिलती है, कभी कभी सरकार हमें कुछ राइट्स दे देती है, कभी कभी सरकार हमें कोई असेट दे देती है। तो हम लोग उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम लोग कहाँ सीखने वाले हैं? गवर्नमेंट ग्रांट में। तो 2 स्टैंडर्ड है, बहुत ही प्यारे, एग्जाम के अंदर में 4-4, 5-5 नंबर के इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।